ASC Coaching Institute, your gateway to success. देखो बच्चों, बताइए साइन क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस ए टू बी हो रहा है। तीसरा है बताइए वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, तीनों में। देखो नेगेटिव पॉजिटिव की क्या पहचान है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव होगा। बताओ बच्चों, ये क्या है, वी इनिशियल, और ये क्या है, वी फाइनल। बोलो तो वी इनिशियल इज बड़ा देन वी फाइनल। बताओ फिर डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। और बताइए वर्क डन होगा कितना, तो इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या कहलाएगा, वर्क डन। अगर कोई भी ग्राफ किसी भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है तो एक्स एक्सिस से और जहां तक वो ग्राफ है उसका कंप्लीट एरिया ही वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, सेकंड आइए, बताइए ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। बच्चों ये क्या है और बच्चों ये क्या है, बताइए। ये बी इनिशियल और ये बी फाइनल। कहां से आ रहा है प्रोसेस, ऊपर से नीचे तक आ रहा है। बताइए तो बी फाइनल इज बड़ा देन बी इनिशियल, मतलब फिर डी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन यानी कि डेल्टा डब्ल्यू भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, जितना ये जो है एक्स एक्सिस को हाइड कर रहा है ये इसका वर्क डन होगा। ठीक है, अब आइए बताइए ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ, ये है बी इनिशियल और ये है बी फाइनल। तो बी फाइनल बढ़ा कि बी इनिशियल बढ़ा, क्योंकि अब बी जो है कहां पहुंच गया, वाई एक्सिस पे पहुंच गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां नहीं करना कभी इसको बी फाइनल करो बी इनिशियल करो। तो बी फाइनल इज बड़ा देन बी इनिशियल, तो ये फिर डी भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन यानी कि डेल्टा डब्ल्यू भी कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और इसका अगर वर्क डन निकालोगे तो फिर ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्क। बना लो, फोटो बना लीजिए साथ साथ मेरे। ए से बच्चों बी गया, बी से सी और सी से डी। ठीक है, सही बच्चों। यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ ए से और बी तक गया, देन सी एंड डी। देखिए साहब, एक कोई भी सब्सटेंस है यहाँ पर जो इसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हुआ है वो ए टू बी हुआ है। तो ए टू बी एक अलग ग्राफ है, ए टू बी एक अलग ग्राफ है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो जो जितनी जगह ये नीचे घेर रहा है वो होगा। बोलो भैया, तो ये है इसका वर्क डन। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। पहली चीज तो मुझे ये बताएं बच्चों कि इसमें बी फाइनल ज्यादा है कि बी इनिशियल ज्यादा है, बी फाइनल ज्यादा है ना। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो डब्ल्यू ए बी जो होगा वो होगा पॉजिटिव। और कितना होगा, एरिया ऑफ ग्राफ। बताओ बच्चों एरिया कितना है, एरिया क्या, अभी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। बताओ लेंथ कितनी है, 18। 10 से स्टार्ट हुआ 18 पे एंड हो गया, 18 माइनस 10। लेंथ कितनी हुई, 18 माइनस 10। विड्थ कितनी होगी, 0 से स्टार्ट हुआ 4 पे एंड हो गया, कितनी होगी 4। तो भाई साहब इसका जो होगा प्लस, अब मैं लिख भी देता हूं इसको, L इंटू बी। और L है बच्चों 18 माइनस 10 और यह 0 4 माइनस 0। बताओ 18 माइनस 10 कितना होता है, 8 पक्का। और ये 4, ये हो जाएगा 32। ठीक है, यूनिट क्या होगा, लीटर एटीएम। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। बताइए बी टू सी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ये बताएं आप हमें। नेगेटिव होगा, बिल्कुल गलत जवाब। पॉजिटिव होगा, ये भी गलत है। फिर क्या होगा, हैं आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, कितना होगा,
जीरो होगा। क्यों होगा जीरो बच्चों? बिकॉज बी कांस्टेंट है। बी कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू बी सी जो है कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। बताइए अब सी टू डी वर्क डन कैसे निकालोगे? तो ये एक ग्राफ है, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा एक्स एक्सिस से वो क्या होगा? उसका पूरा वर्क डन। तो मतलब ये वाला पूरा, बोलो भैया सी टू डी। अब बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हो गया, बी फाइनल वो बी इनिशियल 18, बी फाइनल 14, 14 क्या हुआ? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में वी फाइनल कम है वी इनिशियल से, लिहाजा डब्ल्यू सी डी जो है वो क्या होगा? नेगेटिव। और कितना होगा? एरिया के बराबर। एरिया क्या हो जाएगा बताओ? एरिया लेंथ कितना बताओ? 0 to 16 कितनी हो गई? 16, और वो भी कैसा? नेगेटिव। बताओ और विड्थ कितनी? यहां से 18 to 14, 18 माइनस 4 कितना हो गया? है 4। तो 4 ये हो गया बच्चों माइनस का 64 लीटर एटीएम। अब मैं कह रहा हूं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी डी। तो देखिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन मीन्स ए बी सी डी में हो जाएगा डब्ल्यू ए बी सी डी हो जाएगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी। सही है ना? देखो बच्चों तो ये कितना है? प्लस का 32, और ये 0, और ये माइनस का कितना? 64। बताओ माइनस 64 कितना बचेगा? माइनस का 32 लीटर इंटू एटीएम। अब हमें चाहिए होगा जूल में या कैलोरी में, तो लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 लीटर में, लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बोलो हैं? देखिए 1 लीटर एटीएम को डायरेक्ट करने के लिए 101 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे? 101 को डायरेक्ट 100 मान लो, 100 जूल से। कैसे? 100 जूल से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3200 जूल। अब ये कैसे देखो एक बार समझ भी लीजिए, लीटर और एटीएम। लीटर को एमकेएस बनाने के लिए मीटर क्यूब बनाना होगा, तो मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। किससे? और बताइए एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटू 10 की पावर +5। तो 10 की पावर +5 -3 कितना बचेगा? 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगी सॉल्यूशन यहां से है। देखो विद्यार्थियों ये है हमारे पास P है, इधर वॉल्यूम है, और ये इस तरह से एक गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। ये इसका A है इनिशियल पॉइंट, और ये है इसका फाइनल पॉइंट। प्रोसेस ये है। फाइन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। कौन सा किस पार्ट का आपको एरिया निकालना होगा? वही जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसको निकालना होता है। ठीक है ना? जो कर्व है आपके पास, कर्व के बीच में, यानी कि आपको ये एरिया फाइंड करना है। बोलो बच्चों। और ये जो फिगर है, ऐसा कोई फिगर तो एग्जिस्ट करता नहीं है जिसका आपके पास कोई फार्मूला अवेलेबल हो। बताइए इस तरह कोई फिगर है इसके पास अवेलेबल होगा आपके पास? तो आपको एक जो राउंड फिगर दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलर फिगर है, आप इसमें देखें क्या ये सर्कल तो नहीं, हाफ सर्कल तो नहीं, कुछ है तो भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों यहां से किधर ये डिस्टेंस कितनी? 20, और ये कितनी? 30, वो 30, और ये फिर ये कितनी हो जाएगी? 20, ये पूरी कितनी? 20। सही है। पता ये कितना? 10, और ये 20, तो ये कितनी होगी बच्चों? 10। तो ये अगर 20 है तो ये भी 10 और ये भी 10, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब क्या ये रेडियस हो गई? बोलो। तो ऊपर वाला जो ये सर्कुलर ये राउंड फिगर जो मतलब क्या कर्वेचर है, ये एक सर्कल है। कौन सर्कल है? सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल है। सेमी सर्कल हो गया ये बच्चों आपके पास, सेमी सर्कल विद रेडियस। बताओ रेडियस कितनी होगी इसकी? 10। रेडियस सेंटीमीटर को छोड़ो, 10 हो गई, जो भी है। ठीक है 10। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा तो एक रेक्टेंगल है ही। बोलो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके इस सेमी सर्कल को आउट कर दूं तो क्या मेरे पास इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा? बोलो एरिया, अगर मैं बात करूं वर्क डन
फ्रॉम ए बी सी, या कह सकते हो वर्क डन ऑफ ए बी सी कर्व क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, और जो एरिया है वो क्या होगा शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये हो जाएगा W रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बताइए फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी 30 माइनस 10 20, विड्थ कितनी 0 to 20 क्या होगा 20, तो 20 इंटू 20 बोलो 20 इंटू 20। अब बताइए सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है अनिल भाई, सेमी सर्कल का एरिया जी डॉक्टर मुर्शद भाई जी बताएं, सेमी सर्कल का एरिया, अरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी का आधा 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 1/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10 तो ये कितना हो गया 50, ये होगा 50 और 50 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3 पॉइंट समथिंग से, तो ये आता है बच्चों लगभग 400 माइनस 157। बताओ 400 में से 157 जाएगा कितना बचेगा 3 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों 243, तो W आपका बच्चों आ गया इतना, सही है, और W इतना आ गया। अच्छा पॉजिटिव होगा नेगेटिव ये बताइए पहले, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एरिया वो बढ़ रहा है, क्या नाम है वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देखिए ये किस में आया, ये आया बच्चों सीसी इंटू एटीएम में, किस में आया सीसी इंटू एटीएम में, आप इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो एक सीसी में हाउ मेनी मीटर क्यूब जी 10 की पावर -6, और एक एटीएम में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 243 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 24.3 जूल, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी वर्क डन होगा, और वर्क डन कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों हेडिंग है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ एरिया नहीं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ क्लोज लूप बिटवीन पीवी कर्व, ठीक है बच्चों। देखिए साहब मैं एक क्लोज लूप बना रहा हूं, ये V है और ये P है, ये मेरे पास एक क्लोज लूप है, मुझे अब इसका वर्क डन फाइंड करना है। सपोज हमारा प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ, A to B गया, B to C और C से फिर लौट के D पर फिर A पर आ गया, तो ये क्या हुआ एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। तो इसका आप अगर एरिया निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। अब कंसेप्ट अभी भी वही है कि इसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अगर y एक्सिस पर क्या है प्रेशर और x एक्सिस पर क्या है वॉल्यूम, ठीक है, और प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा W जो है वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है तो जैसे कि मान लीजिए यहां से गया इधर आ गया इधर आया इधर गया, कौन सा प्रोसेस है ये साइक्लिक एंटी क्लॉक, वो एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। और अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा W कैसा होगा बच्चों नेगेटिव होगा। लेकिन कहीं ये भी हो सकता है कि एक्सिस चेंज कर दिया, y एक्सिस पर वॉल्यूम आ जाए और x एक्सिस पर, ठीक है। तो इफ एक्सिस गेट रिवर्स्ड देन बताइए फिर तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक्सिस अगर रिवर्स कर दी जाएंगी तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं इसमें।
इंटरचेंज। इंटरचेंज। चलिए देखिए बच्चों, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा एरिया ऑफ क्लोज लूप। और क्लोज लूप क्या है बच्चों, यानी कि ट्राइंगल, क्लोज लूप है ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल कह रहे बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, साइन क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? इसका साइन नेगेटिव होगा, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है मुर्शद भाई। हमने बताया था अभी प्राचीन काल में कि जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वर्डन होगा, और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये कैसा है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्सेस इंटरचेंज है, यहाँ पर बी है, यहाँ क्या बी होना चाहिए था, इसलिए कैसा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलिए नेगेटिव होगा तो कितना होगा, बेस कितना है, मतलब बेस है इसका BC, बेस है बच्चों BC, और हाइट क्या होगी इसकी A, इसको मान लीजिए M। कितनी हो जाएगी बच्चों, AM। चलो BC होगी कितनी, ये देख लीजिए जरा, BC ये कितना 20, और ये कितना 4, 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 है? हाँ नौ नहीं 4 है, अरे तभी नहीं हो रहा था। चलिए तब कर लीजिए, तो 20 माइनस 4 कितना जाएगा बच्चों 16। चलो हाइट बताइए AM कितना होगा, बताओ बच्चों, ये कितना 8 और ये कितना 32, 32 माइनस 8 कितना 24, 24 पक्का हो जाएगा बच्चों 24। वैल्यू रखिए 1/2 24 इंटू 16, 8 मरतबा 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आ रहा है तो 19.2 कैसे, तो ऐसे यूनिट क्या होगा ATM इंटू ML। तो इसका जो यूनिट आया अभी ये डेल्टा W का नेगेटिव ATM इंटू ML। अब इसको जूल बनाइए, तो ATM को जूल बनाने क्या करते हैं 10⁵, और ML को मीटर क्यूब बनाने के लिए 10⁻�6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 5 इंटू 10⁻�6, तो ये जाएगा 19 2 इंटू 10⁻⁻1, तो बोले तो 19.2 जूल। देखो बालू, ये दो फोटो ऐसे बने हुए, ठीक है, इनके डाटा हैं, यहाँ से ये 10 है, फिर 20 है, ये 30 है, फिर ये जो है वो 40 है, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला यहाँ से 10 है, ये वाला यहाँ से जो है 20 है, ये है जो ऊपर 50 है, और ये नीचे से कितना है 40 है, 30 है। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है पूरे प्रोसेस में। देखो बच्चों, यहाँ कितना है, ये 10, ये 13, तो ये कितना हो गया टोटल 20, और इसका आधा करोगे तो ये कितना, ये 10 और ये भी 10, ठीक है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है वो कितनी हो गई 10 हो गई। इसका वर्टिकल रेडियस भी सेम है कि नहीं है, चलो देखते हैं। ये कितना बच्चों 10 और ये 50, तो ये पूरा कितना हुआ 40, ये 20 और ये भी 20 ना। तो हॉरिजॉन्टल रेडियस अलग है और वर्टिकल रेडियस भी कैसी है, अलग है। हॉरिजॉन्टल रेडियस को A बोलते हैं और वर्टिकल रेडियस को बोलते हैं B। चलो दूसरे फोटो में जाते हैं। बताओ ये 30 और ये कितना 40, ठीक है, ये 40, तो ये कितना 10, तो बताइए ये कितना 5, ये 5, इसकी हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई 5 हो गई। चलिए ये कितना 20 और इसका ये कितना 40, ये पूरा कितना 20, तो आधा कितना 10, इसकी वर्टिकल रेडियस कितनी हो गई 10। तो रेडियस इनकी अलग अलग है, तो जब ऐसा कोई फोटो जो सर्कुलर भी हो और रेडियस अलग हो तो क्या बोलते हैं उसको, एलिप्स। क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों,
ये एलिप्स है। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई इंटू ए बी। क्या होता है? पाई इंटू ए बी। इसको मेजर और माइनर एक्सेस बोलते हैं, वर्टिकल रेडियस और हॉरिजॉन्टल रेडियस। ठीक है, अब दोनों एलिप्स है ये। अब हमें निकालना है नेट वर्क डन। क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन। तो भैया नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय बड़ा एलिप्स बिग एलिप्स प्लस वर्क डन बाय स्मॉल एलिप्स। चलो बच्चों बताओ, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, बताइए पहला वाला एक्सेस क्या है? वो सॉरी रोटेशन क्लॉकवाइज है। ऑर्डर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो बताओ डब्ल्यू ये वाला हो जाएगा पहला वाला पॉजिटिव, और होगा क्या? पाई ए बी। ठीक है, और दूसरा वाला, अब चाहो तो आप इसको बड़ा कैपिटल से भी लिख सकते हो, ये इसको बी बड़ा देख सकते हो और ये ए बड़ा, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। और दूसरा वाला बताइए एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पाई ए इंटू बी। चलिए ए और बी की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, बताइए पाई इंटू ए कितना है? 20 इंटू 10 कितना है? 10। ठीक है, और माइनस पाई 5 इंटू 10, बताइए 10 20 200 पाई और ये 50 पाई। 200 पाई से 50 पाई कितना बचेगा? 150 पाई। ठीक है, यूनिट बताइए होगा बच्चों जरा इसका यूनिट क्या होगा? जो भी होगा लिख दो, सही लिखोगे गलत देख पूछ लूंगा अभी। बनाओ फोटो। वो तो स्लोप होता क्या है? स्लोप m tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पीवी कर्व का हम लोग स्लोप 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 देख लेते हैं। हेडिंग है हमारे पास स्लोप ऑफ पीवी कर्व। नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों? जिसमें वॉल्यूम सेम हो। वॉल्यूम सेम किस में होगा? ये होगा। ठीक है, तो स्लोप होता है बच्चों m, स्लोप होता है m, इसको tan थीटा भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? p, इसका डिफरेंशियल, और बेस क्या होगा? b। तो dp अपॉन dv या dp अपॉन dv, तो क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन v कितना है? 0। dv कितना होगा? 0 0। तो बताओ dp अपॉन dv कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट देखिए आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये P और ये V। स्लोप अगेन क्या होगा? tan थीटा और वो dp अपॉन dv। अब P कांस्टेंट dp कांस्टेंट होगा, ओ सॉरी P कांस्टेंट है तो dp कितना होगा? 0। तो 0 अपॉन समथिंग कितना होगा? dp अपॉन dv, यानी कि स्लोप होगा बच्चों 0। तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो गया? 0, और इसका कितना हो गया? इनफाइनाइट। देखो बच्चों, पहला है हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? कांस्टेंट T कांस्टेंट। जब T कांस्टेंट होगा तो P और B कैसे एक दूसरे कैसे होंगे? P और B होते हैं कांस्टेंट, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और दूसरे एंड पर हम देखते हैं एडियाबैटिक को। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? Q कांस्टेंट, तो डेल्टा Q 0। स्टैटिक इक्वेशन क्या होती है इसकी? PV की पावर गामा कांस्टेंट, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B की पावर गामा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करता हूं तो dp अपॉन dv जो आता है वो आता है p अपॉन v। कितना आता है? p अपॉन v। और यहां पर जो dp अपॉन dv आता है वो कितना आता है? गामा p अपॉन v। कितना आता है? ये माइनस से आते हैं वैसे। ठीक है, दोनों में आता है, तो दोनों जगह ग्राफ तो सेम होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? फिर फर्क ये होगा dp अपॉन dv क्या बच्चों? tan थीटा यानी स्लोप। तो बताइए स्लोप किसका ज्यादा है? भाई P V दोनों में जगह पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? गामा, और गामा की वैल्यू मोर देन 1 होती है ऑलवेज, मालूम है। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ?
एडियाबैटिक का। तो बस इसमें जो है वो टिल्टिंग का फर्क है, सिर्फ स्लोप ज्यादा और कम का, बाकी स्लोप दोनों का कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, तो इसका जो होगा वो थोड़ा सा स्टीपर ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? अगर जब, अच्छा बताइए, इस तरह के ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कर्वेचर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट, देखो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एक, और ये एंगल मेजर किया, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉ किया, ये एंगल मैंने मेजर किया। बताइए कौन सा एंगल ज्यादा है, दिस एंगल इज मोर, ठीक है, तो इसका ग्राफ स्लोप भी कैसा होगा, ज्यादा। इसका स्लोप आपको बच्चों ये हो गया, और इसका स्लोप आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आईटी प्रोसेस, और ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप जो है वो इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। बताओ चारों ग्राफ में कौन सा किसका है, कौन सा किसका है जी डॉक्टर मोर्शल। और विद्यार्थी ट्राई करें, इनका आंसर आ रहा है कि 4 आइसोकोरिक है, फर्स्ट एबेरिक है, आईटी है या रेडी है, ठीक है। देखो बच्चों, इस वाली एक्सिस पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन सा हुआ, आइसोकोरिक। इधर क्या है बच्चों, पी कांस्टेंट है, तो कौन सा हुआ, आइसोबैरिक। अब देखो यहां कुछ कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, पी डिपेंड कर रहा है बी पे, ठीक है, और पी यहां भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैंने बताया था स्लोप, स्लोप जो है इस वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर S2 है और ये S1 है, तो S2 इज ज्यादा देन S1, तो बताइए फिर ये वाला ग्राफ कैसा होगा, आईटी और ये एडियाबैटिक, ठीक है, नोट कर। बताए ये चारों ग्राफ किस किस के हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के रिलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B यहां भी है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B यहां भी है, बस फर्क क्या है, यहाँ P की पावर 1 होती है, यहाँ पर P की पावर गामा होती है, समझ रही बात। तो अगर गामा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, गामा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। इसका मतलब इसके अंदर देखो, समझ लो, मत करना इतना दिमाग मत लगाओ, इसका मतलब ये है कि इसमें जो बाकी जो 3 ग्राफ है ये होंगे तो कैसे, एडियाबैटिक ही, ये फिर कैसा होगा, आइसोथर्मल, इनके कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अच्छा एक बात बताइए, अब ये 3 ग्राफ तीनों एडियाबैटिक के हैं, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है, तो ये कौन कौन से एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक गैसेस में 3 तरह की गैसेस होती है, गैसेस 3 तरह की, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, और गामा जो है वो मोनो, गामा डाई और गामा ट्राई, किससे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गामा मोनो का, फिर ट्राई का सबसे कम, बोलो। तो जिसका गामा सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा, बोलो, जिसका गामा सबसे ज्यादा, तो ये एडियाबैटिक किसके लिए हुआ, मोनो, और ये डाई, और ये ट्राई, ठीक है, नोट पीवी डायग्राम बाय द फॉलोइंग डायग्राम। देखो बच्चों, T और P के बीच में ग्राफ गिवन है, आपको जो है P और B के बीच में ग्राफ बनाना है, इसकी वजह से। मैकेनिक्स में आप लोग अगर मौजूद थे तो मैं बताऊं, मैंने जैसे ग्राफ कन्वर्ट कराए थे, याद है, अरे बोलो, मैकेनिक्स में ग्राफ कन्वर्ट कराए थे, XT से BT ग्राफ, AT ग्राफ, VX ग्राफ, तो इसी तरह से TP का आपको PV ग्राफ। बच्चों देखिए, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये वाला A to B ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, अरे बोलो। तो बताइए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो बताओ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कौन से प्रोसेस में होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कौन से, V कौन से है, मतलब आइसोबैरिक, सॉरी आइसोकोरिक, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में ग्राफ है, तो आइसोकोरिक का उसमें कैसे बनाओगे आप जानते हो, V कांस्टेंट करके, समझा गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बताइए इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें है T कांस्टेंट, T कांस्टेंट, जब T कांस्टेंट होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V, ठीक है।
क्या होता है v। अब t कांस्टेंट है लेकिन p कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। p कैसा हो रहा है, डिक्रीज। तो आपको p डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना होगा। कैसा बनाना होगा, p डिक्रीजिंग वाला। इस वाले में देखिए b2c, b2c में क्या कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, मतलब कौन सा ग्राफ है ये, आइसोबैरिक। जब आइसोबैरिक ग्राफ में क्या होता है, फिर b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बोलो, t होता है। अरे होता कि नहीं होता है। अब बताइए p क्या हो रहा है, बोलो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आ रही बात। तो इस तरह आपको ये ग्राफ के हिंट्स मिल गए हैं। ग्राफ बनाना था वीटी ग्राफ से, क्या बनाना था बच्चों, एक पीटी ग्राफ था कुछ इस तरह से, ए बी सी ऐसे था। ये कैसे था, तीर कैसा है इसका, ऐसे था, ऐसे, और ये ऐसे, ये तो ए बी सी ऐसी था, सही। अब हमें बनाना बच्चों इसको, ये है टेम्परेचर, इधर इधर था हमारा प्रेशर। अब इसका हमें बनाना है बच्चों पीवी कर्व, पीवी कर्व। तो एक एक कर्व से ले लेते हैं, एक एक ग्राफ को ले लेते हैं, स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से प्लॉट करते हैं। बताओ बच्चों, पहला हमारे पास कर्व है ए टू बी। क्या है बच्चों, ए टू बी। बताओ ए टू बी किस तरह का ग्राफ है, किस किस पैरामीटर के बीच में है, टी और पी के बीच में। जब टी और पी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर पी पे डिपेंड कर रहा है, और कैसा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। ये किस लॉ में होता है, आइसोकोरिक। यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका मतलब है v जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है t के बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, t के बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस है ये। तो ठीक है, आइसोकोरिक। अब बताइए आपको आइसोकोरिक प्रोसेस का इस पीवी ग्राफ बनाना है। आपको कैसा बनेगा, आपको ग्राफ चाहिए है इसका, क्या नाम है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, भी कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो बोलो, तो क्या ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा, ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ए टू बी टू सी। बी टू सी क्या हो रहा है, क्या कांस्टेंट है बी टू सी में, प्रेशर कांस्टेंट है। अरे बोलो भाई क्या कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो पी में भैया प्रेशर कांस्टेंट है। कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है। हाँ, तो भैया देख लो। अब बताइए, अब वॉल्यूम जो है, अब हमारे पास ऐसा तो कोई है नहीं बी और टी, हमें बनाना पी और बी के बीच में ग्राफ। ठीक है, अगर बी और टी के बीच बनाना होता तो स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन कुछ और आएगा। देखिए, जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, अब प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन 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 क्या हो रहा है, टेम्परेचर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो टेम्परेचर का क्या हो रहा है, कमी हो रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। इसका मतलब आपको इसमें P को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम को कम करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो, इधर बनेगा, इधर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना, और प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। चलिए, तो इसका ग्राफ ये हो गया। थर्ड है इसका बच्चों क्या, C2A। CA क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोलो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इस वाले ग्राफ में C2A, और प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर कम हो, वॉल्यूम इंक्रीज, ऐसा ग्राफ बनाना है। और ये प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, बोलो, और कैसा पैराबोला होगा, जिसमें प्रेशर एक कम हो और वॉल्यूम बढ़े। तो प्रेशर ऐसे कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भैया ये हो गया आपका CA। ठीक है, बोला। एक बच्चों ये है गुब्बारा है, मान लीजिए ये गुब्बारा है, ठीक है। इस गुब्बारे के अंदर एयर भरी हुई है, क्या है, एयर है, जिसका गामा कितना है, 1.5 है। और इसका जो प्रेशर है P1 को कितना है, 64 atm, और टेम्परेचर जो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। अचानक जो है ये बस्ट हो गया,
क्या हो गया, बस्ट हो गया। तो बस्ट होना जो है वो किसी भी बलून का या किसी भी चीज का, वो किसका एग्जांपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। ठीक है, तो एडियाबैटिकली बस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब जब ये बस्ट हो गया एडियाबैटिकली, तो आपसे पूछा गया इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब दो चीजें मेरे पास है, प्रेशर है, जब ये बच्चों बस्ट हो जाएगा तो बताओ इसका प्रेशर कितना होगा फाइनल। बस्ट होने के बाद एयर कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर में आ गई, तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का वही प्रेशर इस एयर का कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है यार, उसमें बताइए, एटीएम में बताइए, एटीएम में हाँ 84 वो तो फर्स्ट है। जब ये बस्ट हो जाएगा, जब ये एयर जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, तब प्रेशर क्या हो जाएगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, बच्चों ने बताया कि 1 × 10⁵ होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ एटीएम में कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 एटीएम। आपको पता है जब भी कोई गैस आइसोबैरिकली, आइसोमेट्रिकली या आइसोथर्मली एक्सपैंड या कंप्रेस होती है, तो हमारे पास इक्वेशन होती है PV = μRT। ठीक है, लेकिन जब प्रोसेस एडियाबैटिक होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PV की पावर गामा कांस्टेंट। क्या होता है, PV की पावर गामा कांस्टेंट। अब हमारे पास जो पैरामीटर गिवन है वो प्रेशर और टेम्परेचर है, और ये रिलेशन किसके बीच में है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। इस रिलेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो ये आपको मैं लिखवा भी चुका हूँ, एक बार और लिख लीजिए। इस प्रेशर, इस रिलेशन को अगर मैं T और V के फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो रिलेशन बनता है ये। ठीक है, और इसको मैं T और V के फॉर्म में चेंज करूंगा P की, तो बनेगा रिलेशन ये। समझ आ रही बात। तो आपके पास ये आपके कौन से काम का रिलेशन है, T और P वाला, फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम वो कर सकते हैं हम T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। अब दो इंस्टेंट की बात चल रही है तो इसकी इक्वेशन बना दीजिए। बताइए मुझे क्या बनेगी, T1 अपॉन T2 की पावर गामा बनेगी ऐसी, ऐसा नहीं तो ऐसा तो बनेगी। कांस्टेंट है तो T1 की पावर गामा, P1 की पावर गामा -1 = T2 की पावर गामा और P2 की पावर गामा -1। जब इनको असेंबल करोगे तो P1 इधर T2 इधर, तो ये बनेगा फार्मूला T1 अपॉन T2 की पावर गामा, और ये बनेगा P1 अपॉन P2 की पावर गामा -1। ठीक है, सब कुछ गिवन है आपके पास। गामा कितना है, इतना है, गामा का वैल्यू इतना है, इसका मतलब 3/2, 1.5 बोले तो 3/2। देखो बच्चों सॉल्व कीजिए इसको। T1 कितना है, T1 है 27, यानी कि 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन, इधर को देख लीजिए। और तो ये हो जाएगा बच्चों 300 अपॉन T2 की पावर 3/2। आगे आ जाइए, P1 कितना है 64, P2 1 की पावर 3/2 -1। सही है, इसको ऐसे जाने दीजिए, 300 अपॉन T2 की पावर 3/2। अब बताइए बच्चों 64 को क्या मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 64 को क्या मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। और बोलो अब इसके ऊपर क्या है, 3/2 -1, 3/2 -1 कितना होगा, है 3/2, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 1/2। क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल। बोलो अब इक्वेशन बनी हमारे पास, आगे आएगा T2 बराबर 3/2 और 8 हो जाएगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा इधर ले आइए। जब आप इस पावर को इधर लेके आओगे तो ये उल्टी हो जाएगी। बोलो तो इक्वेशन बनेगी 300 अपॉन T2 बराबर 8 की पावर 2/3। सही है, बताओ 8 2 की पावर क्यूब होता है, 8 जो वैल्यू है वो 2 की पावर 3 की होती है। तो क्या आप 8 को 3 और 2/3 ऊपर है ये, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बना 300 अपॉन T2 बराबर 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो देखिए साहब, तो T2 यहीं छोड़ इधर ले आइए और 4 को नीचे, तो 300 अपॉन 4 बोले तो 75 केल्विन। देखो थोड़ा हिंट ले लीजिए फिर करना आप लोग। देखिए साहब W80 फाइंड करना हम लोग क्या होता है, μR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। ठीक है, गामा आपके पास है, म्यू आपके पास है, R आपके पास है, T1 आपके पास है, लेकिन T2 आपके पास नहीं है, T2 आपके पास नहीं है। तो आप फिर इसको फाइंड कर सकते हो। T1 कितना है
127 डिग्री जी, और T2 को करना है फाइंड। V1 है आपके पास कितना, V0 या V0 मान लीजिए, लेट्स इनिशियल वॉल्यूम इज V1 इज V0। तो बताइए कंप्रेस कब तक हो रहा है ये 8/27 V0 तक। तो इससे आपके पास जो है ना वो T2 आ जाएगा, T और V में रिलेशन लगा करके, ठीक है। फिर जब T0 आ जाएगा, T2 आ जाएगा तो उसमें वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखो बाल को इधर देखिए, आप जानते हैं गामा कितना है 5/3। बताओ T और V में क्या रिलेशन होता है, T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो देख लो फिर क्या बनेगा, T1/T2 की पावर कुछ नहीं इज इक्वल टू, ये इनवर्स रिलेशन आएगा ना, तो ये पर हो जाएगा V2/V1 की पावर गामा -1। सही है, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर कैसा होगा, हाँ ना, आप तो बताएंगे ही, आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा तो होगा। चलो ऐसा ना होगा तो T1/V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2/V2 की पावर गामा -1, ऐसा तो होगा। अरे किसी भी चीज़ का कांस्टेंट होना मतलब ये वन वो वन इज इक्वल टू ये टू वो टू, ये होता है ना। अरे वो T1/T2 इधर ले आइए, तो V2 है छोड़ दीजिए, और V1 की पावर गामा -1, ये तो बोला था मैंने। बताओ T1 कितना है, कितना हो गया ये 400 केल्विन, ठीक है ना। और देखो बच्चों, तो फिर ये हो जाएगा बच्चों 400 केल्विन अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 कितना है 8/27 V0 अपॉन V0 है V1, और बताओ गामा कितना है 5/3 - 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। बताओ बच्चों 400/T2 इज इक्वल टू, बताइए V1 V0 से V0 कैंसिल, बचा क्या 8/27 की पावर 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो बचेगा 5 - 3, सही है। आगे आ जाइए 400/T2 इज इक्वल टू, बताओ 8/23 को क्या कर सकते हैं 2/3 की पावर 3 है, 8/23 को 2/3 की पावर 3, और यहां से बचेगा ये 2/3, सही है भाई। 5 में 3 जाएगा तो 2, और एक 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 400/T2 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2, बताओ 4, ठीक है, अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 से 4 एक बार 100, और T2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 बराबर कितना हो गया 900 केल्विन। अब वर्क डन पे जाइए बच्चों, तो वर्क डन होता है μR T1 - T2 अपॉन क्या है गामा -1। बताओ म्यू कितना बच्चों 2 मोल, आर को अगर जूल में रखोगे तो 8.3, और कैलोरी में रखोगे तो 2, और T1 कितना है 400 - 900 अपॉन 5/3 - 1, 4, और ये हो जाएगा 500, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। नीचे कितना आएगा 2/3, 3 2 से ये 2 मरतबा होती है 6, 6 × 5, तो ये हो जाएगा 3000, गलत तो नहीं कर दिया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, सही है, ठीक है 30 पक्का। एक बार देख के बताइए, 2 है 2 मोल है 1 मोल है 2 मोल है, ठीक है। तो 2 × 2 - 4 में से 5 जाएगा तो 500, सही है। अब बताइए 3 एलसीएम 5 3 2/3, ये भी ठीक है, सही है। तो 2 से 1 2 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 × -5, ठीक है। कितना हो गया ये -3000 कैलोरी।